I would like to begin with a thank you आप सबके लिए जो आपने सपोर्ट किया मेरा लास्ट सेशन जो फर्स्ट सेशन था ऑन कैटरैक्ट उसको इतना सपोर्ट किया. आई होप आई एम ऑडिबल. मेरी आवाज़ आ रही है ना? प्लीज़ एक बार कमेंट्स में बता दीजिए. ओके 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 सो टू बिगिन विथ सबसे पहले a great thank you for the success of my last session. बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट भी किया आप सब व्यूअर्स ने, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर ऑल द सपोर्ट. और लास्ट सेशन में हमने मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस जो है दैट इज कैटरैक्ट, उसके बारे में बात की थी. एंड आज क्योंकि लास्ट सेशन में देयर वर मेनी क्वेश्चंस अबाउट ग्लॉकोमा के बारे में लोगों के काफ़ी सवाल थे, तो आज हम ग्लॉकोमा के बारे में बात करने वाले हैं. सो अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. ओके सो I hope my screen is visible. Yes. Okay. So let us start. So again, on the similar platform as the previous session, हम एक जनरल डिस्कशन करेंगे ग्लॉकोमा के बारे में, बेसिक्स के बारे में. ग्लॉकोमा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप की डिजीज़ है एक लेमैन को समझने के लिए, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी इसको सिंप्लीफाई करने की, ताकि आपको मैं थोड़ा समझा पाऊँ कि ग्लॉकोमा एग्जैक्टली क्या है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है. लाइक इट इज़ नॉट अ वेरी कॉमन डिजीज़, मतलब नॉट एज कॉमन एज कैटरैक्ट. कैटरैक्ट को इस तरह समझ सकते हैं हम कि ऑलमोस्ट इसका प्रेवलेंस ऑलमोस्ट क्लोज टू 100% है, यानी कि जितने भी लोग हैं उनको अपनी लाइफ के किसी ना किसी पॉइंट पे कैटरैक्ट होना ही है. सो कैटरैक्ट इज वेरी कॉमन. ग्लॉकोमा इतना कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कैटरैक्ट के बाद जस्ट ग्लॉकोमा इसलिए चूज किया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि ये जब होता है, अगर किसी को होता है तो दिस कैन बी अ ब्लाइंडिंग डिजीज. ये मतलब आपकी रोशनी को पूरी तरह जीरो कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा. लेकिन अगर टाइमली डिटेक्ट हो जाए तो ये बहुत सक्सेसफुली ट्रीट भी किया जा सकता है. इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज हो जाती है फॉर पब्लिक अवेयरनेस. लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, और इसीलिए मैंने ये सेकेंड सेशन जो है वो ग्लॉकोमा पे लिया है. ओके so again, before beginning, I would like to thank Lions Club of Millennium as well as the District 3231A3 Lions International Car District for motivating me to start up this series Sunshine Vision Talks. Okay, thank you everyone. So again, ये मेरा slide जो मैंने last time भी दिखाया था same. आई के अंदर की आई की डिजीजेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगेन एक ब्रीफ रिव्यू. आई जो है वो कैमरा की तरह रहती है, ऐसी बाहर से दिखती है, लेकिन इसको कट करके अगर अंदर से देखेंगे तो आंख कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है, जिसमें आगे कॉर्निया है, फिर ये लेंस है, ये पीछे रेटिना है, और रेटिना के साथ ये जो नर्व है इसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं. सो ये जो ऑप्टिक नर्व है ये आई के टिश्यू को ब्रेन से कनेक्ट करती है. सो मोस्टली काफ़ी लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें ब्रेन एक ऐसा टिश्यू है, ब्रेन के सेल्स कुछ ऐसे सेल्स हैं कि जिनको एक बार डैमेज हो जाए, लाइक वंस ब्रेन सेल इज डेड, वो रीजनरेट नहीं होता. लाइक अगर आपके स्किन पे खरोंच आती है तो कुछ सेल्स छिल जाते हैं, लेकिन वो घाव भर जाता है क्योंकि स्किन सेल्स जो है वो डिवाइड करते हैं, नए सेल्स बनते हैं. आपके मुंह में छाला होता है, ऊपर के सेल्स झड़ जाते हैं, लेकिन वो हील कर जाता है क्योंकि स्किन के सेल्स भी वापस आते हैं, रीसरफेस कर देते हैं. लेकिन बॉडी में ब्रेन एक ऐसा टिश्यू है कि ब्रेन के सेल्स या न्यूरॉन्स जो हैं वो एक बार अगर डेड होते हैं या डैमेज होते हैं तो वो रिकवर नहीं करते. सो ये जो ऑप्टिक नर्व है, जो आई का ये नर्व है या आंख की जो नस है, ये ब्रेन का एक्सटेंशन है. तो ये जो नस है बिल्कुल वैसे बिहेव करती है जैसे ब्रेन के सेल्स बिहेव करते हैं. तो यानी कि अगर एक बार ये नस डैमेज हो जाए तो फिर वो वापस रिकवर नहीं करती. दैट इज वाई ग्लॉकोमा जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट डिजीज है. ओके सो इन जनरल अगर कोई मुझसे पूछे कि एक वर्ड में बताओ कि ग्लॉकोमा क्या है,
तो वो मैं आपको बता रही हूँ, इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है हाई आई प्रेशर, जैसे हमारी ब्लड ब्लड प्रेशर होता है, वैसे ही आँख का भी एक प्रेशर होता है। नॉर्मल वैल्यू जो है वो 12 से 21 के बीच होती है, अगेन विद वेरिएशंस। हर एक का नॉर्मल अलग हो सकता है। किसी-किसी के लिए 12 भी ज़्यादा हो सकता है और किसी-किसी के लिए 21 भी नॉर्मल है, 24 भी नॉर्मल है, बट जनरली इट इज़ कंसिडर्ड कि 12 से 21 के बीच का प्रेशर जो है वो नॉर्मल है। तो ग्लूकोमा में क्या होता है, आँख के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है और उसकी वजह से जो ऑप्टिक नर्व है या जो नस है, उस पे डैमेज होने लगता है। ओके, सो दिस इज़ अ वन वर्ड डेफिनिशन ऑफ ग्लूकोमा। सो अब ये आँख के अंदर का प्रेशर बढ़ता क्यों है? इसको समझने के लिए हमें एक एंटिटी से इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है और वो है एक्विस। एक्विस ह्यूमर यानी कि आँख के अंदर का पानी। तो देखो, आँख जो है वो गोल आकार में रहती है, तो वो एक शेप मेंटेन करके रहती है। तो वो शेप क्यों मेंटेन रहता है? क्योंकि आँख के अंदर एक फ्लूइड होता है, एक पानी होता है। तो हमारी आई में कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज़ होते हैं जो कि ये पानी प्रोड्यूस करते हैं। ये नंबर 1 जो आप देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर को हम सीलियरी प्रोसेसेस समझ सकते हो, सीलियरी प्रोसेसेस बोलते हैं। तो ये सीलियरी प्रोसेसेस जो हैं वो एक्वस या आँख के अंदर का जो पानी है उसको प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ ये जो मैंने नंबर 2 लिखा है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है आँख का जिसको हम बोलते हैं एंगल। वो एंगल क्या करता है, ये जो एक्वस ह्यूमर है इसको आँख से बाहर निकालता है। तो नॉर्मली ये जो एक्टिविटी है यानी कि एक्वस ह्यूमर यानी आँख के अंदर के पानी का प्रोडक्शन और उस पानी का ड्रेनेज, नॉर्मली ये बैलेंस्ड रहता है, यानी कि जितना प्रोडक्शन होता है उसी हिसाब से ड्रेनेज होता है, तो एक बैलेंस मेंटेन रहता है। लेकिन इन केस ये बैलेंस बिगड़ जाए, यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए और ड्रेनेज कम हो जाए, तो उस केस में आई के अंदर का प्रेशर बढ़ने लगता है और उसको हम ग्लूकोमा बोलते हैं। ओके, सो अगेन जस्ट अ रिवीजन ऑफ सेम कि ग्लूकोमा में क्या है। हमने 2 चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बताई कि आई का प्रेशर बढ़ता है, देयर इज़ हाई आई प्रेशर एंड देयर इज़ ऑप्टिक नर्व डैमेज, यानी कि ये जो नस है, जो कि ब्रेन का टिश्यू है, तो आँख के अंदर के हाई प्रेशर की वजह से जो न्यूरल टिश्यू है, जो आई का ब्रेन टिश्यू है, वो डैमेज होने लगता है। और उसकी वजह से होता क्या है, विजुअल फील्ड लॉस। अब ये फील्ड लॉस क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ये नीचे स्लाइड देख रहे हैं, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ये आपको 2 इमेजेस दिख रही हैं। तो ये जो है, ये हमारा आँख का रेटिना है। रेटिना यानी कि आँख का पीछे का हिस्सा। जैसे मैंने आपको बताया है, आँख अगर कैमरा की तरह है, तो आगे का ये जो लेंस सिस्टम है, ये फोकसिंग सिस्टम है, और ये जो पीछे का रेटिना है, ये कैमरा की फ़िल्म है। तो ये जो इमेज है, ये कैमरा की फ़िल्म है। तो ये जो आप राइट साइड में देख रहे हैं, ये वाला, ये एक नॉर्मल रेटिना है, नॉर्मल ऑप्टिक नर्व हेड है। ये जो सेंट्रल डिस्क दिख रही है, इसको हम ऑप्टिक नर्व हेड बोलते हैं। ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ दोज ब्रेन सेल्स है। आई के अंदर जो ब्रेन सेल्स हैं, ये उनका कलेक्शन है। तो इसके बीच में आप ये ब्लैक डबल एरो हेड देख रहे हैं, दिस स्मॉल येलोविश एरिया एंड द पिंक एरिया। तो ये जो पिंक वाला एरिया है इस हेड में, इसमें नॉर्मल हेल्दी सेल्स रहते हैं। लेकिन जब ग्लूकोमा में डैमेज होता है, तो ये जो व्हाइट एरिया है वो इस प्रकार से बढ़ जाता है। अब ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सेल्स जो है वो डैमेज हो रहे हैं। तो हाई आई प्रेशर की वजह से ये सेल्स डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोमा में ये जो नस है वो इस प्रकार की दिखने लगती है। इस फाइंडिंग को हम ऑप्टिक नर्व हेड कपिंग बोलते हैं। ठीक है? तो ये जो है, जब रूटीन आई एग्जामिनेशन होता है तो उसमें ये चीज़ यूजुअली चेक की जाती है। और इसमें अगर कुछ भी डाउट दिखे, यानी कि अगर आपके डॉक्टर को लग रहा है कि आँख ऐसी दिखनी चाहिए लेकिन ये मेरे को थोड़ी अब नॉर्मल लग रही है, तो चाहे आपका आई प्रेशर नॉर्मल आया हो, हमने क्लिनिक में चेक किया, प्रेशर नॉर्मल आया, लेकिन आपका जो ऑप्टिक नर्व हेड है, जो आपका रेटिना है, उसमें ये फाइंडिंग अगर आपके डॉक्टर को दिखती है, तो वो डेफिनिटली आपको ग्लूकोमा के टेस्ट एडवाइस करेगा। अभी वो ग्लूकोमा के टेस्ट क्या होते हैं वो मैं आगे बताती हूँ। अभी बात करते हैं कि ग्लूकोमा में विज़न कैसी होती है। तो हियर वी सी कि क्या होता है, विजुअल फील्ड लॉस होता है। तो मान लीजिए कि आप किसी गार्डन में घूमने जा रहे हो, ऐसे एक ब्यूटीफुल सा फाउंटेन है और आप इस जगह पे खड़े हो, गार्डन के इस लेन में यहाँ खड़े हो, तो आपको ये व्यू दिखता है। आपको सेंटर में ये फाउंटेन दिख रहा है और आस-पास यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल ट्रीज़ ऑल अराउंड। ये एक नॉर्मल ह्यूमन का विज़न है। लेकिन अगर आपको ग्लूकोमा है, तो और आप यहाँ खड़े हो, इस लेन में खड़े हो,
तो आपको सिर्फ़ ये फाउंटेन जितना एरिया ही दिखेगा, आस-पास का एरिया नहीं दिखेगा। यानी कि अगर ये नॉर्मल इंसान की विज़न है, तो ये ग्लॉकोमेटस इंसान की विज़न है। और ये जो मैं इमेज दिखा रही हूँ, ये भी एडवांस्ड ग्लॉकोमा का नहीं है, एडवांस्ड ग्लॉकोमा में फ़ील्ड इससे भी कम हो जाती है। ये जो ये फ़ील्ड जो है वो लगभग 40 टू 50% विज़न लॉस जिसका हो गया है, उस इंसान को ऐसा दिखाई देगा। सो यू कैन सी क्योंकि साइड से, पेरिफेरी से विज़न कंस्ट्रक्ट हो रही है। इसलिए अगर आप बहुत कॉशियस नहीं हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि डैमेज हो रहा है। अब ये प्रेज़ेंट कैसे करेगा? सपोज़ करो आप ड्राइव कर रहे हो, या ड्राइव छोड़ो, आप रोड क्रॉस कर रहे हो, आप सामने देख रहे हो, लेकिन अगर साइड से कोई व्हीकल आ रहा है वो आपको नहीं पता चलेगा, या बहुत लेट पता चलेगा। जब वो व्हीकल आपके बहुत पास आ जाएगा तब पता चलेगा। तो ये बहुत डेंजरस है। ग्लॉकोमा का जो विज़न लॉस है वो बहुत डेंजरस है, बिकॉज़ इट कैन लीड टू एक्सीडेंट्स, इट कैन लीड टू सिग्निफिकेंट विजुअल प्रॉब्लम। विज़न में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सीडेंट्स की टेंडेंसी जो है वो बढ़ सकती है। सो और इस तरह की जो विज़न है इसको हम टनल विज़न बोलते हैं, यानी कि आप छोटे से होल में से देख रहे हो, आपको सिर्फ सेंट्रल पार्ट दिख रहा है, आस-पास का कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो ग्लॉकोमा में होता है। और अगर इस स्टेज पर भी ये कंट्रोल ना हो, तो ये सर्कल जो है वो और छोटा-छोटा होके कंप्लीट ब्लाइंडनेस तक चला जा सकता है। सो दिस इज़ द सीरियसनेस ऑफ डिज़ीज़ कि ग्लॉकोमा इसलिए इतनी सीरियस बीमारी है। ओके। अभी है कि ग्लॉकोमा किस-किस को हो सकता है। अभी यहाँ पे लेट मी जस्ट सी कि इस टाइम पे कितने लोग लाइव हैं। सो आई कैन सी देयर आर सम 11 टू 15 पीपल लाइव। तो आप और भी जितने देख रहे हैं उन सबको मैं बता रही हूँ, आपके आस-पास आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ग्लॉकोमा किसी को भी हो सकता है। किन-किन को? ये न्यूबॉर्न बेबीज़ को हो सकता है। उस कंडीशन को कंजेनाइटल ग्लॉकोमा कहा जाता है। ये छोटे बच्चों में हो सकता है, टॉडलर एज ग्रुप 1 टू 3 इयर्स। इन एज में तब होता है अगर उनको कोई चोट लग जाए आँख में, आँख की किसी भी वजह से कोई आई की सर्जरी हुई है, तो वो बच्चों को रिस्क होता है ग्लॉकोमा होने का। उनको कुछ भी जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटी है, जैसे पीटर सिंड्रोम, या कुछ भी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी है, कोई हेरिडिटरी डिज़ीज़ है। तो काफ़ी सारी हेरिडिटरी डिज़ीज़ेज़ जो हैं वो ग्लॉकोमा के साथ प्रेज़ेंट करते हैं कि ग्लॉकोमा उन डिज़ीज़ेज़ में होता है। तो ये छोटे-छोटे बच्चों में भी ग्लॉकोमा पाया जाता है। यंग एज यंग एज के लोगों में होता है, उस कंडीशन को जुवेनाइल ओपन एंगल ग्लॉकोमा बोलते हैं, जो कि अर्ली टीनेज या मिड टीनेज की जो एज ग्रुप है उसमें होता है। एक पिगमेंटरी ग्लॉकोमा ग्लॉकोमा का टाइप होता है, जो कि ज़्यादा कॉमन होता है उन लोगों में जो चश्मा पहनते हैं, स्पेशली माइनस नंबर का चश्मा, उनमें हो सकता है। मिडल एज्ड फीमेल्स, 40-45 इयर्स की एज की फीमेल्स जो है उनको रिस्क होता है एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा होने का, ये भी ग्लॉकोमा का टाइप है। डायबिटिक है, तो आपको ओपन एंगल ग्लॉकोमा का रिस्क ज़्यादा है, स्पेशली अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, अनट्रीटेड है। तो नियोवास्कुलर ग्लॉकोमा एक दूसरा टाइप होता है ग्लॉकोमा का, वो हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर है, उसमें भी ये दोनों चीज़ें जो हैं हो सकती हैं। सो हाँ, अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, स्टेरॉइड इंड्यूस्ड ग्लॉकोमा। अगर आप किसी भी प्रकार का स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब लोग स्टेरॉइड किस लिए यूज़ करते हैं? एस्थमा, इन्हेलर्स यूज़ करते हैं। कुछ भी स्किन की डिजीज़ेज़ हैं, उसके लिए स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब चीज़ों का अगर आप रेगुलर अनमॉनिटर्ड या ऑब्जर्व्ड यूज़ कर रहे हो, कि क्योंकि स्टेरॉइड एक ऐसी ऐसी दवाई है जो कि मैजिक की तरह काम करती है, आपके सिम्पटम्स को इमीडिएटली करेक्ट कर देती है। लेकिन अगर आप इसका अब्यूज़ करो, यानी कि जिस तरीके से यूज़ करना चाहिए, डॉक्टर ने आपको जैसे बोला है वैसे यूज़ करने की बजाय आप इसको जब भी प्रॉब्लम हुआ, जब भी मन किया तभी यूज़ किया, इस टाइप से यूज़ कर रहे हो, या फिर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की वजह से भी अगर आप लंबे टाइम से 2-3 साल तक कुछ लोगों का किसी भी फॉर्म में स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट रहता है, तो ये स्टेरॉइड्स जो है ये भी ग्लॉकोमा का एक बहुत कॉमन कॉज़ है, ठीक है? ओके, अभी ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं एड्रेस करना चाहूँगी, सिप्लॉक्स डी। सिप्लॉक्स डी आई ड्रॉप जो है वो भारत में पानी की तरह बिकती है। आँख में कुछ भी लाली हुई, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, मैं पूछती हूँ कि आपने कुछ ड्रॉप डाला था? नहीं, कॉमन ड्रॉप डाला था, हम अपने केमिस्ट के पास गए, उसने नॉर्मल ड्रॉप दिया। कौन-सा ड्रॉप दिया? सिप्लॉक्स डी। देखो, ये सिप्लॉक्स डी जो है ये नॉर्मल कॉमन ड्रॉप नहीं है। प्लीज़ इसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के यूज़ करना बंद कीजिए। कोई भी दवाई है, जिस दवाई के भी पीछे डी, डीएम, पी, ये सब वर्ड्स आते हैं, वो सब स्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है? ये आपके सिम्पटम्स को तुरंत कम कर देते हैं, कुछ भी थोड़ी-सी भी आँख में लाली हुई, आपने सिप्लॉक्स डी डाला, वो लाली चली जाएगी।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको इतना फ्रीक्वेंटली या बिना सुपरविज़न के, बिना डॉक्टर की निगरानी के आप इसको यूज़ करें, क्योंकि इन ड्रॉप्स का जो ओवर यूज़ है, वो भी आपको ग्लूकोमा करवा सकता है। स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की जो आईज़ हैं वो डेवलप कर रही हैं, उन केसेज़ में स्टेरॉइड्स के लिए सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, यानी कि वो बच्चे जो हैं स्टेरॉइड्स के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। सो प्लीज़ इस ड्रॉप को पानी की तरह इस्तेमाल ना करें। ओके, सो अभी मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ? ये सब तो जो स्टूडेंट्स हैं या जो डॉक्टर्स हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो उसके लिए है। मैं आपको मतलब एज़ अ पेशेंट आपको मैं इस सब के बारे में क्यों बता रही हूँ कि इस किस चीज़ की वजह से ग्लूकोमा हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि जो ग्लूकोमा है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस डिज़ीज़ है और इस डिज़ीज़ के बारे में हर एक इंसान को मालूम होना चाहिए। तो ये जो मैं आपको इमेज दिखा रही हूँ, ये एक्चुअली बता रहा है कि ग्लूकोमा क्या है। यानी कि ग्लूकोमा इज़ अ साइलेंट थीफ ऑफ साइट, यानी कि ये चुपचाप आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी रोशनी को चुरा के ले जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएँगे। एज़ अ डॉक्टर्स भी हम कुछ नहीं कर पाएँगे अगर आपकी रोशनी जा चुकी है। तो जो ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट है वो सिर्फ़ प्रिवेंशन के बेस पे चलता है। तो इसलिए क्योंकि ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से ग्लूकोमा हो सकता है। स्टेरॉइड्स, डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर एक बार ग्लूकोमा हो गया तो उसको रिवर्स करना इज एक्चुअली इम्पॉसिबल। यानी कि अगर आपका ग्लूकोमा की वजह से 30% विजन चला गया है तो वो 30% कभी वापस नहीं आएगा, ट्रीटमेंट के बाद भी वापस नहीं आएगा। ट्रीटमेंट सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि वो 30% से 40% जो है वो ना हो, प्रोग्रेशन ना हो। लेकिन जो 30% चला गया है वो रिवर्स नहीं होगा। सो दैट इज वाई ये ग्लूकोमा जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट डिजीज है। ओके, सो अगेन जब तक आपको पता चलता है, सिम्टम्स आने लगते हैं, बहुत देर हो चुकी होती है, और तब कब और उस टाइम पे कभी भी कुछ भी कोई भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन अगर टाइमली ग्लूकोमा डिटेक्ट हो जाए, अगर आपका जो डॉक्टर है वो स्मार्ट इनफ हो, आप सही टाइम पर अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हो, रूटीन चेकअप के लिए जाते हो, तो ग्लूकोमा डिटेक्ट हो सकता है और ट्रीट भी हो सकता है। अभी है कि आपको कब जाना है अपने डॉक्टर के पास। सो अगर आपको कुछ रिस्क फैक्टर नहीं है, यानी कि हाई चश्मे का नंबर नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर रिलेटेड आई डिज़ीज़ नहीं है, ठीक है? आपको फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लूकोमा नहीं है, तो 40 के बाद आप सबको एक रूटीन आई चेकअप के लिए जाना ही जाना है। सो मेक श्योर, अगर आपका 40th बर्थडे आने वाला है या फिर आपका 40th बर्थडे जस्ट गुज़रा है या 2-3 साल पहले गुज़रा है और आपने एक आई चेकअप नहीं करवाया है, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आज ही अपना आई चेकअप शेड्यूल कराइए, बिकॉज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी रूटीन आई चेकअप में होता क्या है? विज़न चेक होती है, नॉर्मल आई का एग्ज़ामिनेशन होता है, प्रेशर चेक होता है। रूटीन आई चेकअप, अगर आप चश्मे की दुकान पे चश्मा का नंबर चेक करवाते हो, तो वो रूटीन आई चेकअप नहीं है। रूटीन आई चेकअप में आई का प्रेशर टेस्टिंग और रेटिना एग्ज़ामिनेशन, एटलीस्ट फंडस या ये आँख की नस का एग्ज़ामिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका प्रेशर चेक नहीं हुआ है और आपकी आँख की नस का एग्ज़ामिनेशन नहीं हुआ है, तो आपका आई चेकअप इनकम्प्लीट है। सो अभी कभी भी आप कहीं भी जाते हो, किसी ऑप्टोमेट्री क्लिनिक के पास जाते हो या किसी ऑप्टिशियन के पास जाते हो, तो इस चीज़ को माइंड में रखें कि वो लोग सिर्फ विज़न चेक करेंगे, वो कंप्लीट एग्ज़ामिनेशन नहीं करेंगे। तो डू आस्क देम कि हमें कंप्लीट एग्ज़ामिनेशन के लिए नेक्स्ट क्या करना है, अपना ऑप्टिक नर्व कहाँ से एग्ज़ामिन कराना है और प्रेशर कैसे चेक करवाना है। अगर उनके पास फैसिलिटी है, कुछ ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑप्टिशियंस के पास भी फैसिलिटी होता है इन दोनों टेस्ट करने का, तो मेक श्योर कि दैट इज़ डन। सिर्फ चश्मे का नंबर चेक करना आई चेकअप नहीं है, और ये मैं बार-बार बता रही हूँ। ओके, सो अगर जैसे मैंने बोला, पिछली स्लाइड में बताया था कि जो नस है उसमें अगर कुछ चेंजेस दिखाई देती हैं और आपके डॉक्टर को कुछ ग्लूकोमा का डाउट लगता है, तो हम ग्लूकोमा की फर्दर टेस्टिंग के लिए जो है प्रोसीड करते हैं। यूजुअली ये 3 सिंपल टेस्ट हैं जो ग्लूकोमा के लिए किए जाते हैं। एक इस टेस्ट को ओसीटी बोलते हैं, जिसमें हम नर्व की जो है थिकनेस मेजर करते हैं। इस टेस्ट में हम देखते हैं कि रास्ता विजिबली खुला है पानी के ड्रेन होने का। और एक ये टेस्ट रहता है जिसको पेरीमेट्री बोलते हैं। इसमें हम मेजर करते हैं कि विजन पर कितने परसेंटेज जो है वो असर आया है। तो ये 3 बेसिक टेस्ट्स होते हैं, और ये अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है ग्लूकोमा की,
तो ये आपको अपना जो रूटीन स्क्रीनिंग जो है अभी कुछ भी नहीं हुआ है तो 40 के बाद वो ज़रूर कराना चाहिए। ओके। अभी मैं थोड़ा-सा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत टाइम भी इस पे स्पेंड नहीं करूँगी। तो मोटा-मोटा ग्लूकोमा 2 तरह का होता है, एक ओपन एंगल होता है और एक क्लोज़्ड एंगल होता है। ओपन एंगल यानी कि विज़िबली पानी के ड्रेन होने का रास्ता खुला है, उसमें कुछ माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ब्लॉकेज होती है। और एक जो क्लोज़्ड एंगल है उसमें मैकेनिकली यानी कि जैसे आप देख रहे हैं ये रास्ता नैरो है, यहाँ पे ये रास्ता पूरा खुला है, ये रेड एरो जहाँ जा रहा है ये रास्ता खुला है। ये वाला ग्लूकोमा ओपन एंगल ग्लूकोमा है और जहाँ पे ये रास्ता नैरो है इसको क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा बोलते हैं और कभी-कभी ये कंबाइंड मैकेनिज्म ग्लूकोमा होता है कि दोनों का कंपोनेंट होता है। तो जो क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा है यानी कि जिसमें ये जगह बहुत नैरो हो गई है, उसमें हम क्या करते हैं इस जगह को खोलते हैं। इसके लिए एक बहुत कॉमन प्रोसीजर होता है लेज़र, यानी कि लेज़र्स के साथ ये आपका जो ब्राउन पार्ट ऑफ द आई है, उसमें एक छोटा-सा होल क्रिएट करते हैं और ये पानी का फ्लो बढ़ जाता है। तो काफ़ी लोगों में आपने सुना होगा, अगर आप ग्लूकोमा आपके फ्रेंड्स में या रिलेटिव्स में किसी को ग्लूकोमा है, तो ग्लूकोमा के लिए ये लेज़र प्रोसीजर किया जाता है। और मोतियाबिंद हटा देना या लेंस हटा देना भी ग्लूकोमा का एक ट्रीटमेंट होता है। अगर क्लोज़्ड एंगल ग्लूकोमा है और आप 50-55 एज के हो और आपके लेंस में भी थोड़ा बहुत मोतियाबिंद की चेंजेज़ हैं, तो लेज़र करने की बजाय मोतियाबिंद हटाना विद कैटरैक्ट सर्जरी भी एक ऑप्शन रहता है। दिस इज़ मोतियाबिंद का सर्जरी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अभी दूसरा है ओपन एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्या होता है क्योंकि जो ब्लॉकेज है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए यूजुअली हम ड्रॉप्स देते हैं। ये ड्रॉप्स क्या करते हैं, कुछ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम करते हैं, पानी के निकलने का रास्ता बढ़ाते हैं। कुछ ऐसे ड्रॉप्स होते हैं जो पानी के प्रोडक्शन कम करते हैं, तो बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। ओपन एंगल ग्लूकोमा के लिए भी एक लेज़र प्रोसीजर होता है, दो ये इतना पॉपुलर नहीं है, हर कहीं पर नहीं होता, लेकिन कुछ-कुछ जगह पर होता है। इस प्रकार के लेज़र को एसएलटी बोलते हैं या सेलेक्टिव लेज़र ट्रेबेकुलोप्लास्टी बोलते हैं। अगेन टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है और ये इसके लिए सर्जरी होती है। सर्जरी जो है वो क्लोज़्ड एंगल ग्लूकोमा या नैरो एंगल ग्लूकोमा के लिए भी होती है। यूजुअली ये लास्ट स्टेज होता है, अगर लेज़र से या फिर ड्रॉप्स के साथ अगर प्रेशर मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो उन केसेज़ में हम सर्जरी करते हैं। ओके, सो कैन ग्लूकोमा बी क्योर्ड? ओके, लेट मी जस्ट आस्क यू, अब बताइए, मैंने आपको इतनी लंबी कहानी सुनाई ग्लूकोमा की, लेट अस सी कैन ग्लूकोमा बी क्योर्ड? अब बताइए आप मेरे को कमेंट्स में प्लीज जवाब दीजिए, क्या ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट हो सकता है? I'll wait for some 10 few minutes for few of the answers. क्या ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट पॉसिबल है? कैन ग्लूकोमा बी ट्रीटेड? अगर किसी को ग्लूकोमा हो गया है तो क्या वो ठीक हो सकता है? Okay, please take your time and do reply in comments. I will come back to it. Well, the answer is no. Glaucoma cannot be treated. One word, straight, you know, cruel truth. ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट संभव नहीं है। जो डैमेज हो गया वो हो गया। तो क्या कर सकते हैं हम? मैं क्यों बोल रही हूँ? कैन ग्लूकोमा बी कंट्रोल्ड? जो डैमेज हो गया वो हो गया। हम इसको फर्दर डैमेज को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उसका जवाब है यस। हम फर्दर डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं और ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट का मतलब यही होता है, फर्दर डैमेज को कंट्रोल करना। ओके, सो कैसे ड्रॉप्स, मेडिकेशन, सर्जरी, लेजर, जो भी मैंने आपको बताया उन सबका कॉम्बिनेशन केस टू केस वेरी करता है, वो आपका डॉक्टर जो है वो आपके लिए अरेंजमेंट करके देगा इसका। लेकिन ग्लूकोमा अगर आपको हो गया तो आपको अपने ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट के पास एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट की तरह जाना, आई मीन देयर इज नो वे आउट, आपको कंटिन्यूअस फॉलोअप पे जाना ही है, आपको कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट जो है वो लेना ही है। एक्सक्यूज मी। ओके ओके, सो अभी मैंने वापस से बताया कि स्क्रीनिंग ग्लूकोमा की बहुत ज़रूरी है, तो इस स्लाइड पे मैं थोड़ा टाइम लूँगी और बताऊँगी कि स्क्रीनिंग किस-किस के लिए ज़रूरी है। सो वेरी फर्स्ट इज़, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। जिनको भी आपको लगे कि रेलेवेंट है, उनको इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजिए।
सो दैट यू प्रमोट एवरीवन अराउंड यू कि जाकर अपना ग्लोकोमा के लिए स्क्रीनिंग करवा कर आइए। एवरीवन विद एज मोर देन 40 ईयर्स, 40 से ऊपर है आपका एज जो है, वो, यू हैव क्रॉस्ड योर 40th बर्थडे, तो ग्लोकोमा का स्क्रीनिंग आपको करवाना ही करवाना है। ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है या अर्लियर एज पे कराना है अगर आपको फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लोकोमा है। फैमिली हिस्ट्री मतलब आपके ब्लड रिलेशन, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन में किसी को ग्लोकोमा है, मदर को है, फादर को है, फादर के ब्रदर को है, मदर की सिस्टर या मदर के ब्रदर को है, तो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में किसी को भी अगर काला मोतिया का हिस्ट्री है, तो आपको थोड़ा प्रायोरिटी पे या मे बी 40 से पहले इवन 30s में एक ग्लोकोमा स्क्रीनिंग करवाना चाहिए। किसी भी फॉर्म में अगर आप स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हो फॉर मोर देन 1 ईयर, कुछ स्किन की डिजीज के लिए, कोई एस्थमा के लिए, आई की एलर्जी के लिए, या कुछ और डिजीजेस होती हैं जैसे आर्थराइटिस, गठिया, बच्चों में कुछ डिजीजेस होती हैं जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम, उसके लिए स्टेरॉइड्स दिया जाता है। तो किसी भी फॉर्म में अगर आप स्टेरॉइड्स पर हैं, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप स्टेरॉइड्स खा रहे हैं, चाहे स्किन पे लगा रहे हैं, चाहे आप इनहेलर ले रहे हैं, चाहे आप ड्रॉप्स डाल रहे हैं, तो उन केसेस में आपको ग्लोकोमा के लिए स्क्रीनिंग करवाना ही करवाना है। हाई ग्लासेस पावर, अगर आपके चश्मे का नंबर प्लस या -4 से ज्यादा है, यानी कि +4 से ज्यादा है और -4 से ज्यादा है, तो उन केसेस में भी ग्लोकोमा का रिस्क होता है, तो भी आपको अपना ग्लोकोमा के लिए एक स्क्रीनिंग विजिट के लिए जरूर जाना है। आपको आंख की और कोई भी डिजीज है, क्योंकि ग्लोकोमा किसी भी आई डिजीज की फर्दर कॉम्प्लिकेशन या फर्दर स्टेज में भी होता है। तो आई की कुछ भी डिजीज है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और इंश्योर करें कि ग्लोकोमा जैसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। पास्ट में कोई भी आई सर्जरी हुई है, कभी चोट लगी है आंख में, कुछ रेटिना की सर्जरी हुई है, यूवियाइटिस हुआ है यानी कि आंख में सूजन है, उससे रिलेटेड कुछ भी हुआ है, ऐसा कुछ भी है, उन सब कंडीशंस में आपको ग्लोकोमा का रिस्क बढ़ जाता है एंड आपको ग्लोकोमा स्क्रीनिंग के लिए जाना चाहिए। बच्चों में आपका कुछ भी अगर जेनेटिक डिजीज है, कुछ ऑटिज्म है, कुछ डाउन सिंड्रोम है, कुछ भी डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी है अगर बच्चों का, यानी कि जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उन सब केसेस में आई का डेवलपमेंट भी इफेक्ट होता है। अगर आपके बच्चे प्रीमेच्योरली बॉर्न है, आईसीयू स्टे का हिस्ट्री है, एज न्यू बॉर्न्स, तो उन सब कंडीशंस में भी आपको आई का एग्जामिनेशन करवाना जरूरी है। ग्लोकोमा का स्क्रीनिंग करवाना उन बच्चों के लिए जरूरी है। Okay, so one last, message from my side, from Eye Doctor Sunshine. Prevention is better than cure, and this is very, very important for glaucoma. ये ग्लोकोमा के लिए, ग्लोकोमा के ट्रीटमेंट का अगर वन लाइन कोटेशन है तो वो यही है, दैट प्लीज प्रिवेंट, अवॉइड, बी एक्स्ट्रा कॉशियस, बी ओवर कॉशियस। अगर आपके डॉक्टर ने बोला है कि उसको 1% भी डाउट, ही माइट बी रॉन्ग, फर्स्ट विजिट में हम जब देखते हैं तो हमें अगर 0.5% डाउट भी लगता है कि ये ग्लोकोमा हो सकता है, वी इमीडिएटली एडवाइज फॉर टेस्ट। तो वो ग्लोकोमा स्क्रीनिंग प्लीज प्रायोरिटी पे कराइए। अगर नॉर्मल आता है इट इज ऑल गुड, देयर इज नथिंग टू वरी, और अगर कुछ भी उसमें डाउटफुल आता है तो उस पर फॉलो अप करने की ज़रूरत है, ताकि अगर कुछ भी चेंजेस हो रही हैं, कुछ भी एबनॉर्मेलिटीज हो रही हैं, तो वो टाइमली ट्रीट हो सके, वो टाइमली क्योर हो सके। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन, आपके अटेंशन के लिए धन्यवाद। अभी मैं स्क्रीन अपना शेयरिंग बंद कर रही हूँ, सो आई जस्ट सी एंड आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस। कुछ भी आपके सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, अभी मैं एक एक करके उनका जवाब देने की कोशिश करूंगी। ओके, सो हेलो सतबीर जी, हेलो हेलो, आई एम जस्ट क्वेश्चंस देख रही हूँ मैं। ओके ओके, सो आप लोगों ने सबने बताया है कि इट्स गुड कि आपने समझ लिया है कि ग्लोकोमा का जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल नहीं है, क्योर पॉसिबल नहीं है, एंड प्रिवेंशन, सिर्फ प्रिवेंशन पॉसिबल है। 40 के बाद सबको ग्लोकोमा के मैनेजमेंट के लिए जाना है, रूटीन आई चेकअप, ग्लोकोमा स्क्रीनिंग के लिए एवरीवन हैज़ टू गो आफ्टर द एज ऑफ 40, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो अगर किसी के भी कुछ भी सवाल हैं तो आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं ग्लोकोमा से रिलेटेड, या फिर अगर और कोई आई डिजीज़ के बारे में आपके क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आई एम ओपन फॉर द आंसर्स फॉर अनदर 5 minutes.
Okay. So what can we do for prevention? See, the very first thing is, only thing that you can do for prevention is आई चेकअप. फर्स्ट आइडेंटिफाई, दिस इज द मतलब आप एज अ पेशेंट, एज जनरल पब्लिक, आप क्या कर सकते हैं प्रिवेंशन के लिए, जो मैंने बताया है कि इस टाइम पर स्क्रीनिंग के लिए जाना है, आपको स्क्रीनिंग करवाना है, रूल आउट करना है कि ग्लोकोमा है तो नहीं, फैमिली जो जो रिस्क फैक्टर्स हैं, किसी भी फॉर्म में स्टेरॉइड्स चल रहा है, वो सब कराना है. तो यूजुअली एनुअल आई चेकअप रिकमेंडेड रहता है, अपने 40 के बाद भी कराया, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो मे बी 1 साल या 2 साल के बाद आप प्लान करें और अपना आई चेकअप कराते रहें, विच इज़ यूजुअली गुड इनफ. और अगर कुछ डिटेक्ट होता है तो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो ही जाएगा. ओके. आई हैव ग्लोकोमा, गेटिंग आई चेकअप एवरी 3 मंथ. सी मिस नीलम धामी जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माई टॉक. आपको ग्लोकोमा है तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये. तो ग्लोकोमा का ट्रीटमेंट जिनको चल रहा है, उनको अपनी ड्रॉप्स रेगुलर यूज करनी है. अगेन एक और इम्पॉर्टेंट चीज बता रही हूँ कि जो ग्लोकोमा की आई ड्रॉप्स रहती हैं, उनको बिल्कुल फिक्स्ड टाइम पर आपको डालना है. यानी कि अगर आप सुबह सपोज करो आपके डॉक्टर ने बोला है कि ड्रॉप आपको ट्वाइस अ डे डालनी है, सुबह और शाम डालनी है, तो सुबह शाम का मतलब ये नहीं है आपने सुबह 7 बजे डाली, रात को 10 बजे डाली, 11 बजे डाली. इट हैज टू बी 7 AM 7 PM और 8 AM 8 PM, 12 घंटे के गैप पे. और इट हैज टू बी टाइम्ड, क्योंकि अगर आपका ड्रॉप्स इरेगुलर होता है तो ड्रॉप का जो असर है वो स्पेसिफिक टाइम के लिए रहता है. सपोज अगर जो ड्रॉप 2 बार डालने को दी जाती है, उसका असर सिर्फ 12 घंटे के लिए रहता है. तो अगर आपने 12 घंटे के बाद 2-4 घंटे और निकाल दिए, तो उस दौरान आपका प्रेशर बढ़ सकता है और वो थोड़ा थोड़ा कर कर नस को डैमेज कर सकता है. इसीलिए ऐसा होता है कुछ लोगों का कि ड्रॉप्स चल रहे हैं, रेगुलर ड्रॉप्स चल रहे हैं, वो जब हॉस्पिटल जाते हैं आई प्रेशर चेक कराने तो नॉर्मल आता है, लेकिन रेगुलर नहीं है, किसी दिन भूल गए, किसी दिन मिस हो गया, लेट हो गया, तो उन केसेस में वो स्मॉल ड्यूरेशन में प्रेशर की स्पाइक आती है और वो ओवर द लॉन्ग टर्म, यानी कि धीरे धीरे रेगुलर हो रहा है तो वो फर्दर डैमेज जो है वो करती है. तो जिनको ट्रीटमेंट चल रहा है, जिनको ग्लोकोमा है, उनका फॉलोअप ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन. 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, एंड वंस इट इज स्टेबल, यूजुअली 3 to 4 मंथ्स का रहता है. उसमें हम देखते हैं कि कंट्रोल कैसा मेंटेन्ड है, प्रोग्रेशन कितना हो रहा है, कि नर्व डैमेज और बढ़ तो नहीं रहा. अगर बढ़ रहा है तो उसको ड्रॉप्स चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, या कुछ एक्स्ट्रा सर्जिकल या लेज़र प्रोसीजर ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है. Thank you, Nikhil. How to track if actually my treatment is working? So again, every 3 to 4 months, pressure monitoring. Usually initially ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद प्रेशर मॉनिटरिंग हर 2 से 3 हफ्ते के बाद, एवरी 2 वीक्स यू गेट योर प्रेशर चेक. ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको स्पेसिफिक डॉक्टर के पास ही जाना है, आप ऑप्टोमेट्रिक क्लिनिक या ऑप्टिशियंस के पास भी ऑप्शन होता है प्रेशर चेक करने का. तो प्रेशर चेक कराते रहें, एंड एवरी 2 to 3 मंथ्स या जैसे भी आपके डॉक्टर ने आपको बताया है वैसा फॉलोअप रहेगा. फॉलोअप में अगेन आपका पेरीमेट्री होता है. पेरीमेट्री यूजली 6 महीने पे करते हैं, चेक करने के लिए कि प्रोग्रेशन तो नहीं हो रहा, या फिर एक RNFL OCT जो स्कैन, जिसमें हम नर्व की थिकनेस या लेयर की थिकनेस मेजर करते हैं, वो टाइमली मेजर करना है, अगेन टू सी कि प्रोग्रेशन कैसा हो रहा है, कंट्रोल कैसा है. ओके. Thank you, thank you, thank you, Neelam ji. Thank you, Nikhil. So, okay, so I hope this is. I have tried to ग्लोकोमा के बारे में मैंने ब्रीफली थोड़ा एक्सप्लेन करने का एक कोशिश किया है, एक प्रयत्न किया है. आप सब मेरे साथ जुड़े, थैंक यू. और ये वीडियो जो है ये अवेलेबल रहेगी यूट्यूब पे आगे भी. सो यू कैन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू अदर्स जो इस लाइव सेशन को अटेंड नहीं कर पाए हों, सो दैट दे कैन गेट देयर क्वेश्चंस. इसके अलावा भी अगर आपके जो इसको ऑफलाइन देख रहे हैं या लाइव सेशन के बाद देख रहे हैं, स्ट्रीमिंग वीडियो देख रहे हैं, उनके भी अगर मन में कुछ भी सवाल हैं तो प्लीज़ इसी सीरीज़ में चैट में कमेंट्स में डालिए. मैं इंडिविजुअली उन सब सवालों का जवाब दूँगी. एंड नेक्स्ट जो सेशन रहेगा, क्या कोई एडवाइस, ओके, सो मिसेस अलका इज़ आस्किंग, क्या कोई एडवांस में अपने आप जा सकते हैं कि मुझे चेकअप के लिए जाना चाहिए? 40 के बाद जाना चाहिए, साल में 1 बार जाना चाहिए इनफैक्ट. वन्स अ ईयर जो है रूटीन चेकअप जो है वो होते रहना चाहिए. 40 के बाद वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. अगर एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, मे बी आप उसको एवरी 2 to 3 ईयर्स कर सकते हैं,
लेकिन एक रूटीन चेकअप जो है वो डेफ़िनिटली होना चाहिए। व्हाट वार्निंग साइंस मीन आई शुड कॉन्टैक्ट यू इमीडिएटली। ओके, सो अभी जो मैंने डिस्कस किया है ग्लूकोमा के बारे में वो एज अ क्रॉनिक डिजीज किया है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें ग्लूकोमा सडनली प्रेजेंट करता है, यानी कि जो मैंने एक बताया था कि मिडल एज्ड फीमेल्स में एक कंडीशन होती है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, उसका एक सडन अटैक भी आ सकता है। ये यूजुअली प्रेसिपिटेट होता है अगर आप शाम के टाइम में सपोज लो लाइट कंडीशन में हैं, आप मूवी हॉल में हैं, डिम लाइट में आप बैठे हैं, तो ऐसे कंडीशन में कभी-कभी आई का प्रेशर सडनली बढ़ जाता है जिसकी वजह से पेन होता है, धुंध विज़न कम हो जाएगा और आपको लाइट के आसपास कलर्ड रिंग्स दिखाई देने लगेंगे। ये यूजुअली होता है जब आँख का प्रेशर नॉर्मल 10-12 से एकदम बढ़कर 30 प्लस हो जाता है। तो सडन पेन होता है, सडन विज़न कम होता है और लाइट्स के आसपास आपको ऐसे रिंग्स दिखाई देने शुरू हो जाएँगे। तो ऐसा अगर कुछ भी सिम्पटम है तो दिस कैन बी अ साइन ऑफ ग्लूकोमा। इसको एज़ एन इमरजेंसी ट्रीट किया जाता है। सडनली इंजेक्शंस, टैबलेट्स, ड्रॉप सब कुछ दिया जाता है प्रेशर कंट्रोल करने के लिए और कभी-कभी इमरजेंसी सर्जरी की भी ज़रूरत हो सकती है। इसके अलावा ये अगर इतना सीवियर ग्लूकोमा जो बहुत रेयर होता है, लेकिन इसके अलावा ग्लूकोमा के सिम्पटम्स नहीं होते। सो इसीलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें रूटीन चेकअप के लिए जाना है। कुछ सिम्पटम्स नहीं है, एज़ अ हैबिट आपको आई चेकअप के लिए जाना है वन्स और ट्वाइस, वन्स इन अ ईयर और वन्स एवरी 2 इयर्स। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ कीप पोस्टिंग इन द कमेंट्स। और मेरे साथ जुड़ सकते हैं आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, और मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए सो दैट आपको आई रिलेटेड कंटेंट का रेगुलर अपडेट मिलता रहे, आपके सवालों के जवाब मिलते रहें। So I think at this time I'm thinking of signing off. So thank you so much for the love and support. This was Dr. Sunshine, illuminating lives with clarity of vision. धन्यवाद।